नमस्कार। शाम के 5:30 बजे के स्पेशल बुलेटिन में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और इस बुलेटिन में आज बात करेंगे चीन में तेजी से फैल रही सांस संबंधी नई बीमारी की। कुछ समय पहले ही दुनिया ने कोरोना महामारी से निजात पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पड़ोसी देश चीन में नई बीमारी ने दस्तक दे दी। चीन में फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी ने बच्चों को अपनी इज्जत में लेना शुरू कर दिया। चीन की इस बीमारी को लेकर WHO भी सख्त है और इस बीमारी को लेकर पूरी नजर रखने के लिए कहा गया। चीन की इस नई बीमारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों ने अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को अलर्ट पर रख दिया। फिर आपको बताएंगे एक भक्त की भावुक कर देने वाली कहानी, जिसका संकल्प राम मंदिर को आलोकित करने वाला और उसके ये संकल्प 20 साल बाद पूरा होगा। आखिर में बात होगी चुनाव नतीजों से पहले सीएम गहलोत के संदेश की। चलिए सबसे पहले बात नई महामारी को लेकर देश भर में अस्पतालों की तैयारी की करेंगे। चीन में एक रहस्यमयी बीमारी ने फिर से दस्तक दी थी, जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से घबराहट बढ़ने लगी है। भारत में इसे लेकर क्या तैयारियां हैं, रिपोर्ट में देखिए आप। आज से करीब 4 साल पहले कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन से हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बीमारी ने अपना कहर बरपाया। एक बार फिर चीन में एक रहस्यमयी बीमारी घर कर गई है। इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीन में बच्चों में निमोनिया के बढ़ते संक्रमण की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। चीन में अचानक बढ़े संक्रामक H9N2 के मामलों से डर पैदा हुआ है। चीन में फैले इस रहस्यमयी निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षण में बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। न्यूज 18 संवाददाता ने इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों से खास बातचीत की। ऐसा कुछ पैंडेमिक दोबारा से आता है तो भारत कितना तैयार है? देखिए, हमने ये देखा कि देखो पैंडेमिक्स ऐसे होते हैं जो जनरली बार बार नहीं होते हैं। अभी हम उससे उभरे हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं। बट जनता ने और सरकार ने मिलके काफी तैयारी कर रखी है, जो जितने भी पहले, क्योंकि अब काफी रिसेंट ही ये सब चीजें हुई हैं, तो काफी हद तक मेंटल प्रिपेयर्डनेस और वो है। बट हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये सब चाहे आप तैयारी जरूर रखें, बट हम यही विश करेंगे कि इस तरह का पैंडेमिक दोबारा नहीं हो, और एक लाइफ टाइम में एक पैंडेमिक काफी है। चीन ने ठंड के मौसम में सांस की बीमारी में बढ़ोतरी को पिछले साल दिसंबर में हटाए गए सख्त कोरोना प्रतिबंधों को हटाने से भी जोड़ा है। आप खांसी, जुकाम, बुखार अगर आपको है तो आप अपने कॉलीग से, अगर आप डे ऑफ ले सकते हैं तो आप लें, या आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे पोल्यूशन भी ज्यादा है, सर्दी का मौसम है, तो फ्लू और ये सब है, तो जितने भी कोई घर में बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप दूर रखें कि वो जल्दी से इन्फेक्शन ना पकड़ें। फ्लू वैक्सीन है, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई वो अपना वैक्सीन स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जिनको सांस की, शुगर की बीमारी है, वो अपना कंट्रोल अप्रोप्रिएट रखें। हार्ट डिजीज वाले, सांस की बीमारियों के लिए सामान्य वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडेनो वायरस के साथ साथ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और बैक्टीरिया हैं। ये सभी लंग्स इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चीन में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो प्रतिबंध लगे थे वो काफ़ी समय तक थे। ऐसी स्थिति में कोविड के अलावा जो अन्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनके होने की संभावना भी कम हो जाती है। जब ये प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की संख्या अचानक बढ़ सकती है। विशेषतः यह सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। इस तरह की स्थिति और भी देशों में पहले देखी गई है। चीन में बच्चों में H9N2 मामलों के बढ़ने से भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। ये सुविधाएं कोई भी इस तरह के नए जोखिम का सामना करने के लिए सक्षम होंगी, और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ICMR भी कीटाणुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, और हम इसका सामना कर पाएंगे। भारत में चीन की इस नई बीमारी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और साथ ही बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट।
चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी ने भारत समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों को बीमारी से बचने और गंभीर हालातों में इससे निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। जिसके बाद राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। नए वायरस की आहट, राजस्थान में अलर्ट। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल। केंद्र की एडवाइजरी के बाद प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में मॉक ड्रिल कर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि गंभीर स्थिति पर काबू कैसे पाया जाएगा। सबसे पहले बात जयपुर की, जहां स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर एसएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। चाहेंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। जयपुर की एसएमएस अस्पताल दावा कर रहा है कि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे संवाददाता महेश ने खुद अस्पताल पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। बुखार के बाद में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और इसी पर राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों को, अस्पतालों को खास तौर पर कहा है कि अपने यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें और मॉक ड्रिल करके तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण जरूर करें। मैं इस समय मैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पे हूँ, जहां पर कि आप ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट अचल शर्मा, डॉक्टर अचल शर्मा और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है, वो इस समय में यहाँ पर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई है। और ये जो अस्पताल में इस समय में निरीक्षण करके ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू है या फिर नहीं। इससे पहले जो अस्पताल प्रबंधन है उसने अपने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर दवाएं, जांच और बेड की जो सुविधा है उसे लेकर के परखा है और देखा है। चीन में फैल रही सांस संबंधी बीमारी का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे में एहतियातन ज्यादा बरतनी होगी, जिसके लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी मॉक ड्रिल के जरिए ये पता करने की कोशिश की गई कि हालात खराब होने पर उससे निपटने के लिए अस्पताल कितना तैयार है। नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस अभी चल रहे हैं। एग्जैक्टली अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि किस तरह का इन्फेक्शन ये आ रहा है, और हमारे यहाँ इस तरह का किसी भी तरह का कोई अनयूजुअल वायरल इन्फेक्शन अभी नहीं देखा गया है। नॉर्मली जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरस होते हैं वो बुखार के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। बुखार के साथ फिर खांसी शुरू होती है, खांसी लगातार बढ़ती जाती है, फिर सांस का उठाव शुरू होता है। ये उनके प्राइमरी लक्षण है जिस पर उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर और आगे ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में डॉक्टरों ने बैठक के बाद मॉक ड्रिल कर अस्पताल में वेंटिलेटर से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का रोड मैप तैयार कर लिया है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी अस्पताल के जो बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उनको चेक किए जा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो करनी है, क्योंकि कोविड के दौरान ऐसी अफरा तफरी मची थी, अब जो ऐसा ना हो उसके लेकर क्या व्यवस्था? कोविड जो फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद में हमने जो सुविधाएं हमारे पास बहुत बढ़ गई हैं। आज हमारे पास में हर बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई है, हमारे पास में सेंट्रल पाइपलाइन की सप्लाई है। करीब इस समय में 1350 बेड है अपने जेएलएन के अंदर, उसमें से 1250 बेड के अंदर सेंट्रल लाइन सप्लाई है, बाकी में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई है। हमारे पास में 80 बेड का हमारा मैनीफोल्ड है, 20,000 लीटर का हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है। और अभी हमने इसको इनिशियल लेवल पे हमने 22 बेड का हमने सारी से पॉजिटिव आइसोलेशन बनाया, उसमें से 15 बेड का वार्ड पॉजिटिव, और जो सीरियस मरीज हैं उसके लिए 8 बेड का आईसीयू जिसमें हम पर खड़े हैं। ये वेंटिलेटर, ईसीजी
और ऑक्सीजन सप्लाई, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, मॉनिटर, बेड, ये सबसे चिन्हित है इसके अंदर। बीमारी से बचाव और उपचार के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कोटा में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी को लेकर होमवर्क किया, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। भारत सरकार के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने चिकित्सा प्रबंधन को अलर्ट कर दिया है। चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा, इलाज के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी है। अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी दरअसल है क्या। बीमारी से बचाव के लिए 3 दिन में एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के स्तर पर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति के निर्देश, संभाग और जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम के गठन का निर्देश दिया गया। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और इलाज संबंधी उपलब्धता की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए। वहीं पर शिशु रोग इकाइयों और मेडिसिन विभाग में उपचार के पर्याप्त इंतजाम करना है। बीमारी के संबंध में जिला और राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए गए। राज्य और जिला स्तर के बड़े चिकित्सा संस्थानों में भर्ती सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि SARI के रोगियों की रैंडम सैंपलिंग कर उनके नमूने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर स्थित लैब में भेजे जाएं। और साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में संक्रमण के खतरे को देखते हुए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। चीन में कोरोना वायरस के बाद फैली नई बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हालांकि देश में अभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन चीन में इस बीमारी को मिस्टीरियस निमोनिया बताया जा रहा है। कुछ लोग इसे वॉकिंग निमोनिया भी कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है। सबसे पहले इन्फेक्शन सांस की नली पर असर करता है। बीमार इंसान से दूसरा इंसान प्रभावित हो सकता है। कहते हैं कि किसी बीमारी से बचना है तो उसके लक्षणों को जाने और जरूरी उपाय करें। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो जैसे बुखार आना, ठंड लगना, बीमार होना, थकान लगना, भूख न लगना, उल्टी होना, छींक आना और सूखी खांसी इसके अहम लक्षण बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए आपको क्या करना है वो आपको बताते चले। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढककर रखें। साथ ही बार बार हाथ धोते रहें। चेहरे को बेवजह न छूने की कोशिश करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें और अगर आपको बुखार है तो दवा खुद से ना लेकर डॉक्टर से सीधे संपर्क करें। कोविड की बुरी यादें लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। ऐसे में चीन में एक बार फिर फैली सांस संबंधी बीमारी ने एक बार फिर पूरे विश्व को खौफ से भर दिया है। ऐसे में एहतियात ही बीमारी से बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस ऐतिहासिक उत्सव में जोधपुर की भी खास भागीदारी होने जा रही है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। तंबू से भव्य मंदिर में होगा रामलला का पदार्पण। ऐतिहासिक अवसर पर सूर्य नगरी करेगी विशेष अर्पण। जय श्री राम सिर्फ जय घोष नहीं, उस पवन पुत्र और रामदूत को आमंत्रित करने का मंत्र भी है जो राम काज के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तभी तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। ध्वज पर श्री राम के साथ पवन पुत्र हैं। जय श्री राम के जय घोष के साथ जोधपुर वासी अयोध्या चले अपने आराध्य को एक अनुपम भेंट अर्पित करने, वो भेंट जिससे श्री राम प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिनकी पहली आरती के लिए जोधपुर वासी शुद्ध देसी घी लेकर चल पड़े हैं। ये 6 कुंटल घी, हमने पूर्व में भी कहा आपसे कि 6 कुंटल घी इन 108 कलश के अंदर हैं। आप देख सकते हैं इन पे भगवान श्री राम की छवि भी है, जय श्री राम भी लिखा है। और जोधपुर से
जोधपुर बनारस से अयोध्या पदयात्रा भी लिखा है, 27 नवंबर भी लिखा है, गौशाला का नाम भी लिखा है और भगवान श्री राम के यहाँ एक घी जाएगा। कुंटल घी गुरुजी ने जो गौशाला से तैयार किया बिगर बांटे दिए हुए, उस घी को लेके अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या के अंदर 108 कुंड बनेंगे, उसका अंदर ये घी काम आएगा, सामग्री काम आएगी। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और हम काफी आदमी साथ में जा रहे हैं गुरुजी के और बाई रोड जा रहे हैं। जिस घी से राम लला की अखंड ज्योत जलेगी, उसके पीछे की कहानी भी बड़ी भावुक करने वाली है। बनाड़ के पास जयपुर रोड पर श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला है, जिसका संचालन महंत महर्षि संदीपनी महाराज करते हैं। महर्षि संदीपनी महाराज बताते हैं कि उन्होंने 20 साल पहले संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब श्री राम कुटिया से भव्य राम मंदिर में विराजेंगे, तब वो अपनी गौशाला में तैयार शुद्ध देसी घी लेकर श्री राम की नगरी जाएंगे। महाराज ने जब लोगों को अपने संकल्प के बारे में बताया तो लोगों ने कई सवाल किए, मजाक भी उड़ाया कि घी संरक्षित कैसे रहेगा। इससे अविचलित महाराज अपने संकल्प को साकार करने में जुट गए। मटकी में घी बटोरते रहे, लेकिन गर्मी की वजह से मटकियों में दरारें आने लगी, घी पिघलकर बाहर आने लगा। तभी किसी संत से पता चला कि 5 अलग अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, घी की शुद्धता बरकरार रखने के लिए गौशाला की गायों का डाइट प्लान भी बदला गया। पिछले 9 सालों से गायों को हरा चारा, सूखा चारा और पानी ही दिया गया। गौशाला में आने वाले लोगों को भी साफ हिदायत दी गई कि इन गायों को बाहर से लाया गया कुछ ना खिलाएं। गौशाला में गायों को रोज श्रीमद् भगवत गीता सुनाई जाती थी, जो आज भी जारी है। जड़ी बूटियों के रस से तो घी को सुरक्षित रखा ही गया, इसके अलावा भी पूरे घी को हर 3 साल में एक बार 5 जड़ी बूटियां मिलाकर उबाला गया। इसके लिए घी के बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया गया। इसके अलावा जिस कमरे में घी स्टोर किया गया, उसमें भी साफ सफाई के साथ ही वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया। यही कारण है कि इतने साल में भी ये घी खराब नहीं हुआ। घी के संरक्षण में ही नहीं, इसे अयोध्या भेजने में पूरे विधि विधान का ध्यान रखा गया। घी भेजने के लिए 108 रथ बनाए गए, जिनमें 11 बड़े रथ हैं, जबकि 97 छोटे यानी प्रतीकात्मक रथ बनाए गए। एक रथ का खर्च लगभग 3.5 लाख है। घी के अलावा 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी अयोध्या भेजे गए हैं, जिन्हें भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। रथ पर भगवान गणेश और राम भक्त हनुमान की प्रतिमाएं भी रखी गई हैं। जोधपुर से रवाना हुई घृत रथ यात्रा जयपुर, भरतपुर, मथुरा, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान मार्ग में प्रमुख गांवों में इस यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार किया जाएगा। 10,000 गांव से होकर गुजरेगी यात्रा। धृत यात्रा में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए मंगल कामना करें कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन्य धान्य देने वाली दीपक की ज्योति राम लला की अलौकिक आभा की श्री वृद्धि में प्राणपण से अपना योगदान दें। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही।